आप देख रहे हैं द तर्कस और द तर्कस का एक प्रयास है कि विभिन्न प्रकार की विभूतियों से आपका सामना कराया जाता है ताकि उनके विचार, उनके संदेश हमारे दर्शकों तक पहुंच सके, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में और देश की तमाम सारी प्रतिभाओं को दिशा देने में समर्थ हों। तो आज जिनसे हम आपकी बात कराने जा रहे हैं, जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम बैठे हैं, उनका नाम भी विभूति नारायण राय है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो देश में उन्हें जाना जाता है। आप पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश भी रहे हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं। तो आप एक जिस जिले से हैं वो हमारे लिए और गौरव की बात है। वो विभूति है और उनका नाम भी विभूति नारायण है। हम उससे आप बात करेंगे। सर, क्या आपका बचपन का कोई ऐसा नाम था जिसको लोग नहीं जानते? देखिए, घर में मुझे बप्पू कह के बुलाते थे, मेरे माता पिता या भाई बहन। अच्छा। तो लेकिन वो नाम धीरे धीरे छूट गया जब विश्वविद्यालय पहुँचा या नौकरी में आया, फिर वो नाम सिर्फ माता पिता के लिए रहे। जी जी। सर, आपका बचपन में क्या कुछ और दूसरा सपना था या बचपन से ही आपके दिमाग में था कि इन्हीं दिशाओं में जाना है, क्या था? देखिए, ये पुलिस की नौकरी तो एक संयोग है, क्योंकि मैं जिस इम्तहान में बैठा उसे IAS एक्सेट्रा एग्ज़ाम कहा करते थे उन दिनों, आजकल सिविल सर्विसेज कहते हैं जी। तो उनमें तो 20-25 नौकरियां थी जिनमें से कोई मुझे एक मिल सकती थी, और वो इत्तफा किया IPS मिल गई और IPS में चला गया। तो ये तो केवल एक सहयोग था कि मैं जी इस नौकरी में गया। कोई अलग सपना खास इस तरह का? नहीं, मेरा सपना भैया, मेरी इच्छा, महत्वाकांक्षा हमेशा एक लेखक बनने की, एक बड़ा लेखक बनने की थी। अब वो किस हद तक मैं सफल हो तो अलग बात है, लेकिन ये जरिया माश या आजीविका जो थी उसके लिए एक नौकरी करनी थी, क्योंकि फ्रीलांस करके फ्रीलांसिंग करता हुआ हिंदी में कोई व्यक्ति मध्यवर्ग का जीवन नहीं बिता सकता, ऐसा मेरा मानना था। तो जाहिर है कि एक नौकरी की ज़रूरत थी और जो मिल गई उसमें चला गया। सर, आपके जीवन में, आपके लेखन में, आपके पूरे व्यक्तित्व में जो एक समतावादी सोच, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक इस तरह का विचार, ये कैसे डेवलप हुआ? इसका कोई कहीं से शुरुआत होती है या क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, छात्र जीवन में मेरी संगत ऐसे लोगों से पड़ी जो लेफ्ट से जुड़े हुए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गौरव पांडे की थी। तुलसीराम मेरे क्लास फेलो रहे, और भी फिर साहित्य में था तो साहित्य में उन दिनों प्रगतिशील धारा का ही जोर था। जो जितने भी मुख्य धारा के लोग थे सब प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो धीरे धीरे मैं भी उस विचारधारा से प्रभावित होकर उनके साथ गया। सर, ये जो राष्ट्रवाद की बात है, तो क्या ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की अवधारणा हमारे देश के लिए फिट हो सकती है? देखिए, राष्ट्र प्रेम एक बड़ी उदात्त भावना है और राष्ट्र प्रेम के चलते आप बहुत सारी अपनी दुर्बलताओं से, अपनी क्षुद्रताओं से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन अंधराष्ट्रवाद बहुत खतरनाक है। अंधराष्ट्रवाद एक तरह से हमें आत्महत्या की तरफ ले जाता है। अंधराष्ट्रवाद था जिसने 1962 में हमको एक बहुत बुरे अनुभव से गुजारा। हमारी चीन से लड़ाई हुई और हम अनावश्यक रूप से दशकों के लिए हम अपमानित और लुटे पिटे महसूस करते हैं। अभी आपके एक लेख में विषय बड़ी गंभीरता से आया है वो वास्तव में। तो वो अंतर्राष्ट्रवाद बहुत खतरनाक है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू एक बड़ा मजेदार अनुभव को अपना बयान करते हैं कि जब वो कहीं जाते थे तो किसान घेर लेते थे और किसान उनकी गाड़ी को घेर के नारा लगाते थे, भारत माता की जय। उन्होंने एक रुक करके किसानों से पूछा कि भाई ये कौन है भारत माता, किसकी जय बोलते हैं? तो किसान थोड़ा सटपटाए, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई मतलब एक ऐसा सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं, एब्स्ट्रैक्ट उनके पास धारणाएं थी, तो अबूझ सी धारणा थी। तो वो इधर उधर देखने लगते थे। तो नेहरू जी ने बताया कि भाई भारत माता तो हम सब हैं, तुम भी भारत माता हो। ये केवल कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो भूगोल है यही भारत माता नहीं। भारत माता उसमें रहने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं और तुम भी उसी के हिस्सा हो। तो इस तरह का राष्ट्रवाद जो समावेशी हो, जो सबको अपने साथ ले जाता हो, खासतौर से भारत में इतनी विविधताएँ हैं, ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें दलित, जिसमें पिछड़े, जिसमें आदिवासी, जिसमें अल्पसंख्यक जो हमारी आबादी में बहुत बड़ी संख्या में हैं, ये सब अपने को भारत का एक स्टेक होल्डर
अधिकारी ये समझे। ऐसा राष्ट्रवाद तो स्वागत योग्य है, लेकिन ऐसा राष्ट्रवाद जो अपने बीच के आधे से ज़्यादा लोगों को एक्सक्लूड करे, निष्कासित करे, उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिक होने की भावना उनके अंदर पैदा करे, ऐसा राष्ट्रवाद खतरनाक है। अंध राष्ट्रवाद या ऐसा राष्ट्रवाद जो अपने पड़ोसियों से लड़ना सिखाए, जो ये कहे कि चीन पे चढ़ दौड़ो, पाकिस्तान को कुचल दो, बांग्लादेश की क्या हैसियत है, नेपाल हमारे सामने बहुत छोटा है, ये राष्ट्रवाद खतरनाक है। हमें अपने सारे पड़ोसियों से अच्छा संबंध बनाने की जो प्रेरणा दे, वो राष्ट्रवाद सही अर्थों में राष्ट्र से प्रेम करने वाली भावना पैदा कर सकता है। सर, संक्षेप में चरित्र को हम क्या कह सकते हैं? चरित्र की परिभाषा आपकी दृष्टि में क्या हो सकती है? देखिए, चरित्र तो काल सापेक्ष है। अलग अलग समय मूल्यों का एक मूल्यों की स्वीकार्यता होती है। कुछ जैसे भगवान राम जिन्हें हम कहते हैं, वो अपने पिता के कहने से 14 साल के लिए वनवास चले गए, तो एक खास कालखंड में उनको बहुत इससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने लगे। लेकिन आज के समय इसका मुझे नहीं लगता कि कोई अपने बच्चे को ये शिक्षा देगा कि अगर मैं कहूँ कि तुम वन चले जाना, पिता ही नहीं देगा और न कि बच्चा इसको स्वीकार करेगा। तो ये जो चरित्र की अवधारणा है, ये काल सापेक्ष है। अलग अलग समय, एक ज़माने में अस्पृश्यता, छुआछूत, ये हमारा एक बड़ा चारित्रिक गुण होता था। जो तथाकथित ऊँची जातियाँ थी, उनमें इसी का बड़ा बखान होता था कि हम किसी का छुआ नहीं खाते, हम किसी का ब्राह्मण का छुआ नहीं खाता था। आज वो उसे लोग घृणित मानते, इस तरह की विचारधारा से लोग नफरत करते हैं कि भाई ऐसी भी कोई विचारधारा हो सकती थी। तो इस विचारधारा को मानने वाले को कोई बहुत आप चरित्रवान नहीं कहेंगे। तो चरित्र अपने आप में, या देखिए यौन जो व्यवहार है हमारे, वो भी काल सापेक्ष रहे, अलग अलग समय पर धीरे धीरे परिवर्तित होते रहे। आज स्थिति ये हो गई कि जो विवाह की संस्था है वो खतरे में है। आप विवाहेतर संबंधों को उस तरह नहीं लेते जैसे आप आज से कुछ दशकों पहले लेते थे। लिव इन रिलेशनशिप को एक स्वीकृति मिल गई, एक जिसे आप मतलब कोई बहुत बड़ा चारित्रिक दोष नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि चरित्रहीन है, आदमी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। तो ये एक समय के साथ साथ जो एक बेहतर मनुष्य बनाने के जो औजार हैं वो बदलते रहते हैं, यही चरित्र हैं। सर, राजनीति को जनपक्षधर बनाने के लिए क्या मतलब हो सकता है? संक्षेप में क्या बता सकते हैं? देखिए, राजनीति समावेशी हो। राजनीति जिसको ये हमेशा आपने सुना भी होगा कि लीडर और स्टेट्समैन दो शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो जो स्टेट्समैन है वो अगले पीढ़ियों की बात सोचता है, जो नेता है वो अगले चुनाव की बात सोचता है। तो जो राजनीति अगले पीढ़ियों का ख्याल करे, जो अगले पीढ़ियों के भविष्य के बारे में चिंतित हो, वो एक जनपक्षधर राजनीति है। सर, पुलिस, जैसे जापान की पुलिस का अलग कुछ रोल है, भारत की पुलिस का अलग है, तो पुलिस का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, पुलिस तो हर जगह शासन वर्गों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनी है। ये अलग है कि हमारे बहुत सारे जो पूंजीवादी देश भी हैं, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, वहाँ की पुलिस का एक लोकतांत्रिक चेहरा विकसित हुआ है, जो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नहीं विकसित हुआ। जापान की पुलिस का आपने जिक्र किया। जापान की पुलिस बहुत जनता की मित्र पुलिस है। दुर्भाग्य से हमारी पुलिस उस तरह का चरित्र, उस तरह का स्वभाव नहीं बना पाई। तो पुलिस तो एक तरह से जो आपके कानून कायदे तत्कालीन मूल्यों के अंतर्गत बनी हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए है। अब अगर हमारी एक हमारा एक लोकतांत्रिक समाज होगा तो पुलिस भी लोकतांत्रिक होगी। अभी हम पूरी तरह से लोकतांत्रिक बने नहीं, लोकतंत्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो पुलिस का भी उसी तरह का प्रभाव चरित्र हो। सर, सरकार का कुछ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए, इस पर कभी आपका ध्यान गया? कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सरकार का मूल कर्तव्य है कि वो अपने सारे नागरिकों के साथ समान व्यवहार करे, सारे नागरिकों की हिफाजत करे, सारे नागरिकों को आगे बढ़ने के लिए जिन उपकरणों की ज़रूरत हो मुहैया कराए, उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करें। सरकार तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और आज तो सरकार की उपस्थिति बहुत ज़्यादा, आप जिसे कह सकते हैं कि सर्वव्यापी हो गई। आपके घर घर तक सरकार पहुँच गई है। हर तरह से वो सरकार आपको सेंसर कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, आपको दबा सकती है, कुचल सकती है, और आपकी तरक्की के लिए, आपकी प्रगति के लिए
वो सारे असाधारण कदम उठा सकती है जो आज से कुछ वर्षों पहले या कुछ दशकों पहले, कुछ शताब्दियों पहले जिनकी हम कल्पना नहीं करते थे। तो सरकार का तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सर, जो संविधान का मूल उद्देश्य था, क्या आज उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर पाने की स्थिति बन पा रही है? कितना हो पा रहा है अभी? अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे समाज ने जो परिकल्पना की थी, जिनको देखिए समाज का सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट में कहा कि भाई ये तो उसका मौलिक स्वरूप है और इसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, इसको खंडित नहीं किया जा सकता। दुर्भाग्य से उसको खंडित करने की कोशिश की जा रही है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी, आपके बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी और निष्पक्ष चुनाव देने की जो संभावनाएं पैदा करती हैं ऐसी आज़ादी, इन सब पर कहीं ना कहीं बंदिश लगाने की कोशिश हो रही है और लोकतंत्र बाधित हो रहा है। सर, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और छोटे छोटे देश आसपास के हैं, क्या कभी एकजुट होकर के, अगर देश एक ही ना हो लेकिन फिर भी एक साथ एक तालमेल बैठा करके काम करें, ऐसा कुछ भविष्य दिख रहा है? ऐसी संभावना हो सकती है? देखिए अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे डॉक्टर लोहिया की एक बात बहुत जिसे कह सकते हैं प्रासंगिक लगती है। डॉक्टर लोहिया के मरने के बाद बांग्लादेश बना, तब तक तो भारत पाकिस्तान थे, तो उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को एक महासंघ बनाना पड़ेगा, या तो ये एक महासंघ बना लेंगे या नष्ट हो जाएंगे। और उनकी बात बहुत सही लगती दिखाई दे रही है। ये महासंघ जाहिर है कि प्री 1947 नहीं हो सकता, 1947 के पहले का एक अखंड भारत नहीं होगा, लेकिन ये महासंघ कम से कम ऐसा तो हो सकता है जिसमें वीज़ा ना हो, जिसमें सीमाओं पर तनाव ना हो, जिसमें आने जाने पर और व्यापार पर कोई रोक ना हो, जिसमें तो हम आप कम से कम यूरोपियन यूनियन जैसी बात सोच सकते हैं, जहाँ आपकी एक ही मुद्रा हो, जहाँ आपकी एक मुद्रा हो और जहाँ आप एक दूसरे देश में आसानी से आ जा सकें, व्यापार कर सकें। तो ये अभी तो संभावना नहीं लग रही, लेकिन बिना इसके काम भी नहीं चलेगा हमारे देश में। सर, हाँ पप्पू भाई बाहर आ जाइए, ड्राइंग रूम में बाहर आओ। देश को सर लोग धार्मिक देश ऐसा कई लोग संबोधन देते हैं, तो धर्म का क्या आशय है? धर्म को आप किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, वो आस्तिक है और धर्म में विश्वास करती है। लेकिन दुर्भाग्य से जिस धर्म में गांधी जी विश्वास करते थे, जो धर्म समभाव की बात करता था, जो जहाँ सर्वधर्म समभाव की बात हो सकती थी, वो विचार सिकुड़ रहा है और धर्म एक ज़्यादा आक्रामक और कट्टरपंथी रोल में दिखाई दे रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। धर्म का दोनों इस्तेमाल हो सकता है। देखिए दुनिया में ज़्यादातर युद्ध धर्मों के नाम पर लड़े गए हैं, सबसे ज़्यादा हिंसा धर्मों के नाम पे हुई है, लेकिन ये भी सही है कि मनुष्य को सभ्य बनाने में, विकसित करने में भी धर्म का योगदान है। तो हम धर्म के किस पक्ष पर जोर दे रहे हैं, किस पक्ष पर हमारा किस पक्ष पर हमारा जोर है, इसको देखना समझना बहुत जरूरी है। सर, नौजवानों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज की परिस्थितियों में नौजवान या हमारे देश के नागरिक, उनके लिए कोई मुख्य? देखिए संदेश तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो जिसका कोई पूरे देश पे असर पड़ सकता हो, उसे देना चाहिए। मैं तो नहीं समझता कि मेरी कोई इस तरह की हैसियत है, लेकिन एक देशभक्त भारतीय की तरह से मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि नौजवानों को एक उदार, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए काम करना चाहिए। एक ऐसे समाज को निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें तर्क और विवेक की प्रधानता हो, आस्था जिसमें दोनों दर्जे पर हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो लॉजिक और रीजनिंग, तर्क और विवेक ये हो। तो नौजवानों को प्रश्न पूछना चाहिए, नौजवानों को किसी चीज़ को इसलिए नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए कि उनके पुरखों ने ये कहा था या उनके धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है। हर चीज़ को चुनौती देते हुए, हर चीज़ का को विवेक की कसौटी पर कसते हुए उन्हें कोई चीज़ स्वीकार करनी चाहिए। आखिरी सवाल आपसे है कि भारत का भविष्य आपको कैसा दिखता है? देखिए मुझे तो हमेशा भारत का भविष्य उज्ज्वल दिखता है। उसकी वजह ये है कि भारत की जनता में बहुत ज़बरदस्त क्षमता है, वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अब फिर से उठ खड़े होने की। और ये पिछले कुछ चुनाव हमारे इसके
उदाहरण भी हैं। और धीरे धीरे हम एक लोकतंत्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। लोकतंत्र हमारे परंपरा में नहीं था, ये मैं कहूँगा कि कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन चूँकि हम वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज थे, जहाँ हम अपने से आधे से ज़्यादा मनुष्यों को पशु से भी नीचा समझते थे, स्त्रियों को हम बहुत सारे भारतीय पर मौजूद तबके हैं वो हमारे लिए जानवरों से भी खराब स्थिति वाले थे। तो लेकिन हम भी संविधान ने हमें एक बराबरी का मन दिया, एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि हम एक बराबरी पर आधारित समाज बना सकते हैं। वो चल रहा है और मुझे लगता है कि ये और एक राज्य बनने की प्रक्रिया चल रही है, नेशन स्टेट बनने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे लुढ़कते लंगाते हम चल रहे हैं उस दिशा में, और हम निश्चित रूप से एक मजबूत लोकतंत्र बन के उभरेंगे, एक बड़े देश के तौर पे हमारी साथ बनेंगे, पहचान बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए बात किया। और मैं दर्शकों को बताते चलूं कि आप अभी सुन रहे थे प्रख्यात साहित्यकार और स्तंभकार जो पुलिस महानिदेशक भी रहे, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति BN राय जी को। और अगली बार फिर हम आपसे बात करेंगे और आप जैसी दूसरी विभूतियों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए द तर्कस।